नए मकान की हमें सबसे अच्छी जो बात लगी थी वो उसके बड़े अहाते में इमली का बड़ा दरख्त था। बहुत बड़ा और दूर तक फैला हुआ दरख्त था जिसकी कच्ची पक्की इमलियां भरी हुई थी। एक हमारी दादी अम्मा थी जिन्हें यही बात सबसे बुरी लगती थी। ए बेटे, तुमने क्या देखकर यह मकान लिया था? उन्होंने अपने बेटे और हमारे अब्बू जानी से पूछा। क्यों अम्मा जी, यह मकान आपको अच्छा नहीं लगा? खाक अच्छा लगेगा जिसमें इमली का दरख्त हो। अगर नीम का दरख्त होता, ठंडे पीपल या बरगद का चिट्टा गिरधारी दरख्त होता तो कोई बात थी। यह मुआ इमली का दरख्त तो। वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब्बू जानी ने भी उनको उस वक्त मजीद नहीं छेड़ा था। दूसरी तरफ हमारा ये हाल था कि इमली के दरख्त को देखते ही हमारे मुंह से राल टपकने लगी थी। जैसे ही बड़े बूढ़े घर के अंदर दाखिल हुए, लड़कियों ने इमली के नीचे जमा होकर इमली तोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। फिर पत्थर तलाश करते हुए शाजिया चीखी, अरे आपी, यहाँ तो बहुत सारी इमलियां गिरी हुई हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो नीचे देखा तो वाकई इधर उधर पक्की पक्की इमलियां गिरी हुई नजर आईं। हम तीनों बहनें भाग भाग कर इमलियां जमा करने लगीं और उनके चटखारे लेने का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। ए है, ये लड़कियां कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? अम्मी की आवाज़ आई तो हम उनकी तरफ भागे, जो दालान में खड़ी हमें खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। कमबख्तो, इमली का दरख्त और उसकी इमलियां कोई भागी नहीं जा रही हैं। पहले घर का तो कुछ काम कर लो। बंधा हुआ सामान तो खुल गया है, उन्हें उठाने और सेट करने में तो हमारी मदद करो। भरे पूरे घर का सामान एक दो दिन में सेट नहीं होता। कई दिनों तक घर की सारी खवातीन और कुछ मर्दों ने अपना ज़्यादातर वक्त इसी काम में लगा दिया। हम तीनों बहनें तो अपना काम इतने जोशो खरोश से कर रही थी कि कुछ ना पूछिए। दरअसल हम लोगों पर इमलियों का खुमार तारी था। हमने इमलियों के छिलके अलहदा करके और उनके बीज निकालकर उनमें सरसों का तेल और कटी हुई मिर्चें मिलाकर बड़े जायकेदार मुरक्कब बना लिया था, जो हम छुप छुप कर खाती थी और हम पर अजीब सरशारी की कैफियत तारी हो जाती थी। दादी अम्मा ने एक दिन हमें भरी दोपहर में इमली के नीचे देख लिया। जहाँ थी वहीं से ऐसी कड़की कि हमारी रूह तक लरस कर रह गई। हम भागकर उनके पास पहुंच गई। क्या हुआ दादी अम्मा? भरी दोपहर में दरख्त के नीचे, और वो भी मुआ इमली का दरख्त? आप तो इस तरह कह रही हैं दादी अम्मा, नादिया बोली, जैसे इमली के दरख्त के नीचे बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं कि हमारे जाते ही फट जाएंगी। इमली के नीचे नहीं, इमली के ऊपर बारूदी सुरंगों से ज्यादा खतरा मौजूद होता है। दादी अम्मा राजदाराना अंदाज में बोली। कैसा खतरा दादी अम्मा? अरे अल्लाह मारियो, जिन भूत बसेरा करते हैं इमली पर। ए है, तो क्या वो भी इमली के रसिया होते हैं क्या? दादी अम्मा ने चटाक से एक थप्पड़ शाजिया के गाल पर दे मारा। वो तुम्हारी तरह चटोरे नहीं होते। चटोरी लड़कियां जो दरख्त के नीचे आती हैं, उनके चक्कर में इमली के दरख्त में बसेरा करते हैं। वो जरा रुककर फिर बोली, खबरदार, जो आइंदा तुम तीनों इमली के नीचे गई हो। हम तीनों 1.5 साल के फर्क से छोटी बड़ी थी, इसलिए हम दोस्तों की तरह रहती थी। जब दादी अम्मा हमें डांट पिलाकर अपने घर के अंदर ले गईं और हम अपने कमरे में चली गईं, तो नादिया बोली, ये जो दादी अम्मा फरमा रही थी कि इमली पर जिन भूत चटोरी लड़कियों के चक्कर में बसेरा करते हैं, इससे उनकी क्या मुराद है? अरे यार, बिल्कुल सामने की बात है। जिस तरह कुछ दिल फेंक किस्म के लड़के अपने मोहल्लों में रहने वाली कुछ लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, उसी तरह बकौल दादी अम्मा के कुछ जिन भूत भी इमली खाने वाली चटोरी लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। शाजिया ने अपनी आलिमाना राय पेश की। तो क्या जिन भूत भी आशिक मिजाज होते हैं, दिल फेंक होते हैं? भाई, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तू दादी अम्मा से जाकर पूछ क्यों नहीं लेती? क्यों इसे जूतियां खिलवाने के लिए दादी अम्मा के पास भेज रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दादी अम्मा ने भरी दोपहर में इमली के नीचे जाने को मना किया था। उनकी ये बात तो हमने मान ली थी, लेकिन इमली खाने और चोरी छुपे उसके नीचे जाने से बाज नहीं आए थे। कभी सुबह के बाद, कभी शाम से पहले जाकर गिरी हुई इमलियां इकट्ठी करने हम पहुंच जाती और जल्दी जल्दी इमलियां जमा करके भाग खड़ी होती कि कोई देख ना ले।
एक दिन हम तीनों इमली के नीचे पहुंची तो एक चक्कर लगाने के बाद शाजिया बड़ी मायूसी से बोली, है आपी, आज तो एक इमली भी कहीं गिरी हुई नहीं मिली। मेरे कुछ बोलने से पहले नादिया टपक पड़ी, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हम पत्थर मारकर बहुत सी इमलियां तोड़ लेंगे। और फिर अभी हमने पत्थर भी जमा नहीं किए थे इमली तोड़ने के लिए कि इमली की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और गोया इमलियों की बरसात हो गई। हमने जल्दी जल्दी जहां तक हो सका इमलियां जमा की और घर की तरफ भाग खड़ी हुई। अपने कमरे में आकर हम तीनों ने इमलियां मिलाई तो ढेर सारी हुई। शाजिया और नादिया इस खजाने को देखकर फूले नहीं समा रही थी, जबकि मैं फिक्र-अंगेज अंदाज में उन्हें घूर रही थी। क्या बात है आपी, आप इस कदर फिक्रमंद क्यों नजर आ रही हैं? क्या सोच रही हैं आप? तुम दोनों ने तो इमलियां जमा करते वक्त इस बात पर गौर ही नहीं किया कि इमली की शाखें कौन हिला रहा था। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी। हाँ, दोनों बैक वक्त बोली। इमलियों की बारिश देखकर हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। तो क्या? जरा देर बाद शाजिया ने कहा, इमली के दरख्त पर वाकई जिन भूत मौजूद हैं। दादी अम्मा ने शायद ठीक ही कहा था, अगर हैं तो हों। नादिया ने बगैर सोचे समझे पटाख से कहा, हमें उनसे क्या लेना देना और उन्हें। वो आगे कुछ कहते कहते रुक गई थी और जो वो दादी अम्मा के बकौल हमारे चक्कर में पड़ गए तो शाजिया बोल पड़ी, अगर कोई जिन कोई भूत हम पर आशिक हो गया तो जिन तक तो बात गवारा है, नादिया सोचते हुए बोली, मगर ये भूत कैसे होते हैं और क्या वो भी आशिक मिजाज होते हैं? किन फजूल बातों में पड़ गई हो तुम लोग? मैंने दोनों को डांटा। अगर वाकई उस दरख्त पर कोई आसेब है तो हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। न इमली के नीचे जाना चाहिए, न उस पर पत्थर मारना चाहिए। फिलहाल तो हम आपकी इस हिदायत पर अमल कर लेंगे, शाजिया बोली, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी इमलियां हैं। जब ख़त्म हो जाएंगी तो सोचेंगे। अरे यार, तुझे तो इमलियों की ही फिक्र है, नादिया ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं तो ये सोच रही हूं कि जिन भूत किसी पर आशिक होते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो किस पर मर मिटा है। शाजिया ने उसे एक धप लगाई। तूने बिल्कीस को नहीं देखा था? कैसी पागलों दीवानों की सी उसकी हालत हो गई थी। बिल्कीस तीनों बहनों की मामूजात बहन थी, जिस पर कुछ दिनों पहले कोई जिन मुसल्लत हो गया था। जब तक उसका साया रहा वो इंसानों के जौन में ही नहीं थी। वो भारी भारी चीज़ें उठाकर दूर फेंक देती थी, मर्दों की आवाज़ में बात करती थी। जाने क्या क्या कुछ नहीं किया गया, तब कहीं उस जिन ने उसका पीछा छोड़ा था। बिल्कीस का नाम सुनकर नादिया को पहले तो झुरझुरी सी आई, फिर अपने आसाब पर काबू पाने के बाद बोली, बड़ा बदज़ौक़ जिन था वो जिनजात। आशिक तो महबूबाओं के लिए चांद सितारे तोड़कर लाने पर तैयार होते हैं, पर उस कमीने ने तो अपनी दिलबर जानी को दीवाना बनाकर ही रख दिया था। सोच ले, शाजिया ने उसे चुटकी भरते हुए कहा, तुझ पर अगर इमली वाला जिन लट्टू हो गया तो तेरा भी कुछ इसी किस्म का तमाशा बनाकर रख देगा। हम तीनों बहनों का यूं तो अलग अलग कमरा है, मगर हम लोग गपशप किसी एक जगह बैठकर लगाते हैं। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने गई तो एक अनजाने से खौफ में मुब्तला हो गई। अजीब अजीब तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। अगर इमली पर वाकई जिन भूत हैं तो वहाँ कोई जंजीर से बंधे हुए तो नहीं होंगे। अगर वो यहाँ मेरे कमरे में आ गए तो के बाद मैं कुछ ना सोच सकी थी। मुझे यूं लगा था जैसे कोई अचानक मेरे कमरे में आ गया हो। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कमरे में तो कोई भी नहीं था। अगरचे कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी कमरे की हर चीज नुमायां कर रही थी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। अगर कोई है नहीं तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि कोई कमरे में आया है? अगर कोई है कमरे में तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जरा देर बाद में सोच रही थी, मुझे इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, शाजिया या नादिया के कमरे में चले जाना चाहिए। और जब मैं इस इरादे पर अमल करने जा रही थी तो दरवाजे के करीब मुझे 2 चमकती हुई आंखें नजर आई। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। पता नहीं ये चमकती हुई आंखों का सबब था या कोई और बात थी। कमरे की रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ गई थी, फिर भी उस रोशनी में मैंने चमकती हुई आंखों के नीचे का हिस्सा देखने की बड़ी कोशिश की,
मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या तिलिस्म है? मैंने दिल ही दिल में कहा। आंखें चेहरे पर होती हैं, चेहरा सर का हिस्सा होता है, सर गर्दन पर होता है और गर्दन के नीचे का हिस्सा धड़ या जिस्म होता है। ये बगैर जिस्म के, बगैर धड़ के, बगैर चेहरे के कैसी आंखें हैं? हर लम्हा खौफ का शिकंजा मेरे गिर्द तंग होता जा रहा था। लगता था कि मारे दहशत के मैं किसी दम बेहोश हो जाऊंगी कि अचानक मुझे ख्याल आया, जो डर गया वो मर गया, लिहाजा मुझे हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। और फिर जाने कैसे मेरा खौफ दूर हो गया और मैंने बड़े मजबूत लहजे में कहा, तुम कौन हो और इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए हो? एकदम कमरे में अंधेरा छा गया और वो चमकती हुई आंखें गायब हो गई। फिर अगले ही लम्हे 0 पावर का बल्ब रोशन हो गया। कमरे में मध्यम रोशनी फैल गई, मगर अब कमरे में कोई नहीं था, ना वो आंखें, ना किसी के होने का एहसास। ज़रा देर बाद मेरे आसाब भी मामूल पर आ गए थे और मैंने शाजिया या नादिया के कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। जो सूरतें और आयतल कुर्सी याद थीं पढ़कर अपने ऊपर फूंका और अल्लाह पर भरोसा करके सो गई। अगली सुबह रात की बात याद आई तो सोचने लगी, वो कहीं इमली के दरख्त का जिन भूत तो नहीं था। भूतों के बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं, लेकिन जिनों के बारे में सुना है कि उन्हें अपने आप को मुख्तलिफ रूप में बदलना आता है। हो सकता है कोई जिन हो जिसकी आंखें तो नज़र आ रही थी, मगर उसका बाकी जिस्म हमारी नज़रों से ओझल था। मैंने सोचा, शाजिया और नादिया से इसका जिक्र करूं या ना करूं। नाश्ता वगैरह और दीगर ज़रूरियात से फारिग होकर मैं नादिया के कमरे की तरफ जा रही थी कि शाजिया की आवाज़ सुनाई दी, नादिया की बच्ची, ये क्या है? ये इमली का वो है, वो। मैं दरवाजे के पास ही रुक गई। ये इतनी मज़ेदार इमली की चटनी कहाँ से आई? ये तो हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं। नहीं, ये किसी और की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई? किसने दी है तुझे? बुरी फंसी, नादिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। अब तो बताना ही पड़ेगा। फिर शाजिया को मुखातिब करते हुए बोली, यार ये किसी ने तोहफतन दी है मुझे। किसने दी है तोहफतन? यही तो मैं पूछ रही हूँ। वो ज़रा रुकी, फिर बड़े रौबदार आवाज़ में बोली, सच सच बताओ, वरना मैं दादी अम्मा को बता दूंगी कि तुम्हारी ये पोती अब हवाओं में उड़ने लगी है। इसके लिए अब तोहफे तहाइफ लेकर लोग आने लगे हैं। अरे यार, तुम तो खुद इस वक्त दादी अम्मा बनी हुई हो। बता रही हूँ। बात दरअसल यह है कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगी कि वो कौन था या थी। बस इतना ही कह सकूंगी कि वो एक हाथ था जो मेरे कमरे के दरवाजे के पास से नमूदार होकर इस तरह आगे बढ़ता हुआ मेरे बिस्तर तक पहुंच गया जैसे रबड़ का बना हुआ हो, और खींचता हुआ वो 2-3 गज का हो गया था। उस हाथ ने मेरे करीब ये चटनी का तोहफा रखा और अचानक गधे के सींग की तरह गायब हो गया। चटनी के साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, गर कबूल जकंद है उज़ो शर्फ। शाजिया ने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा, सच बोल रही है या अफसाना घड़ रही है? सच, बिल्कुल सच, तेरे सर की कसम। अगर सच तस्लीम कर लिया जाए तो फिर यह किसका हाथ हो सकता है? साफ सीधी और सामने की बात है, इमली की चटनी का तोहफा इमली का जिन भूत ही दे सकता है। आखिर जिन भूत होने का कुछ तो उसे सबूत पेश करने की ज़रूरत थी, सो उसका सिर्फ हाथ ही नमूदार हुआ और मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी। पता नहीं शाजिया ने नादिया की बातों पर कहाँ तक यकीन किया, मगर मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। अगर मेरे कमरे में पुरस्रार आंखें नजर आ सकती हैं तो उसके कमरे में पुरस्रार हाथ चटनी का तोहफा भी पहुंचा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि दादी अम्मा ने गलत नहीं कहा था। इमली का भूत हम चटोरियों के चक्कर में पड़ गया था। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि अब हम करें क्या? इश्क विश्क की तो मैं कायल नहीं, मुफ्त का ही दर्द सर है। जब इंसानों के इश्क पर मुझे भरोसा नहीं तो मैं भूत प्रेत के आशिक होने को क्या अहमियत दे सकती हूँ? मगर मैं इस हकीकत को भी तस्लीम करती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मेरे ख्यालात और तसव्वुरात पर दूसरे भी अमल दरामद करें। हिसाबन इमली के जिन भूतों को इमली तक ही महदूद रहना चाहिए था। अगर वो इमली के दरख्त से उतरकर हमारे कमरों तक आने लगे हैं तो ये उनकी ज़्यादती है। उनके इस इक़दाम को रोकना ज़रूरी है,
क्या मुझे अम्मी और दादी अम्मा को बता देना चाहिए؟ लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दादी अम्मा तो एकदम तूफान खड़ा कर देंगी, जिसका नतीजा यही होगा कि इतना अच्छा मकान छोड़ना पड़ेगा और इमली के चटखारे से भी हम महरूम हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद शाजिया मेरे कमरे में आई थी। उसके हाथ में चटनी थी जो उसने मुझे दी। मैंने चखा तो बड़ी मज़ेदार लगी। अरे शाजिया, ये इमली की चटनी तो बड़े मज़े की है, क्या तुमने बनाई है? अगरचे मैं समझ गई थी कि ये वही चटनी है जो नादिया को एक पुरस्कार हाथ ने दी थी। नहीं आपी, मैंने नहीं बनाई। तो फिर दादी अम्मा ने बनाई होगी। अरे वो तो इमली के नाम पर ही लानत भेजती हैं कि इमली 1000 बीमारियों की जड़ है, वो क्या बनाएंगी? ये चटनी तो वो इतना कहकर रुक गई। साफ पता चल रहा था कि वो हिचकिचा रही है कि क्या बताऊं क्या ना बताऊं, मगर आखिरकार उसने बता ही दिया और वही सारी बातें दोहरा दी जो नादिया की जुबानी मैं खुद सुन चुकी थी। तो क्या तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? वो तो बेहद छोड़ू है, यकीन ना करने की कोई वजह नहीं, क्योंकि इतना कहकर वो रुक गई। फिर जरा तवक्कुफ के बाद बोली, ऐसी अनहोनी बात तो मेरे साथ भी। वो एक बार फिर रुक गई। हाँ आपी, वो यकीनन इमली के दरख्त का जिन या भूत ही होगा। मुझे यूं लगा कि मेरे बिस्तर पर मेरे करीब कोई आकर बैठा है। मैं उस वक्त तो सो नहीं रही थी, हाँ बल्कि आंखें बंद थी। मैंने जरा सी आंख खोलकर देखा, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है कि मेरे पास कोई बैठा है, मगर जरा देर बाद मुझे अपने सर पर एक हाथ महसूस हुआ। मैं एकदम चौंक पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पास से उठकर भागा हो, मगर दोनों आंखें फाड़कर देखने के बावजूद भी मुझे कुछ नजर न आया था। तुमने इसका क्या नतीजा अखज़ किया? तुम्हारे ख्याल में वो कौन हो सकता है? जाहिर है आपी, वो इमली का जिन भूत ही हो सकता है। जरा देर तक हम दोनों खामोश रही। फिर मैंने कहा, हमारे कमरों तक उनके आने का यही मकसद हो सकता है कि बकौल दादी के वो हमारे चक्कर में पड़ गए हैं। अभी मैं कुछ और भी कहना चाहती थी कि उसने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा, हमारे कमरों से क्या मुराद? क्या आपके कमरे में भी कोई आया था? अब मैंने अपनी बात को छुपाना मुनासिब न समझा और उसे पुरस्कार चमकती हुई आंखों के बारे में बता दिया और उसके बाद यह भी कहा, वो जो कोई भी हो, उसकी हरकतों से यह महसूस होता है कि वो महज दिल फेंक है। बैक वक्त हम तीनों में दिलचस्पी लेने का तो यही मतलब हो सकता है कि वो कोई भंवरा सिफत जिन है। हाँ यकीनन, भूत शायद ही आशिक मिजाज होते हैं और फिर वो मुख्तलिफ बहरूप बदलने के माहिर भी नहीं होते। उसने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोली, बिल्कीस पर जिसका साया था शायद वो भी कोई जिन था। उस इश्क को देखकर तो मैं किसी जिन के इश्क में मुब्तला होने से बेहतर मर जाना समझती हूँ। आपी, उस जिन से महफूज रहने की कोई तरकीब सोचिए। फिर मेरे कुछ कहने से पहले खुद ही बोल पड़ी, दादी अम्मा को हमें बता देना चाहिए, चाहे वो नहीं, उनसे पहले हमें अम्मी को एतमाद में लेना चाहिए। और इससे पहले कि हम अम्मी से कोई बात करें, हम तीनों ने मिलकर यह फैसला किया कि हमें उनसे क्या कहना है। उन दोनों ने यही कहा, उनसे आप ही बात करें, हम मौजूद होंगी, मगर जो कुछ आप कहेंगी उसकी तायद के अलावा हम और कुछ नहीं कहेंगी। और उसी दिन दोपहर को जब दादी अम्मा अपने कमरे में कैलूला फरमा रही थी, हम तीनों अम्मी के कमरे में पहुंच गई। इधर उधर की बातों के बाद मैंने उनसे कहा, अम्मी, एक मसला है जो आपको खुश उसलूबी से हल करना होगा कि तूफान खड़ा ना हो। अम्मी एकदम घबरा गई। अल्लाह खैर करे, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? गड़बड़ ज्यादा तो नहीं हुई है, बस दादी अम्मा को कंट्रोल में रखना होगा। उन्हीं से ज्यादा खतरा है कि कहीं वो उस पर मुसिर ना हो जाएं कि इस घर पर लानत भेजो और कहीं और चलो। उसके बाद मैंने बड़ी खुश उसलूबी से इमली के दरख्त के जिन के बारे में उन्हें बता दिया कि वाकई उस दरख्त पर कोई जिन मौजूद है जो दरख्त से उतरकर अब हमारे कमरों में भी आने लगा है। हमने उसे देखा नहीं, महसूस किया है। अम्मी की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया था। नाजिया बेटा, खुलकर बताओ जिन के बारे में। उसने तुम लोगों के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? कब से आ रहा है? क्या कहता है? किस मकसद से आता है? नादिया एकदम हंस पड़ी। अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। ये सारी बातें तो हमें उस वक्त मालूम होंगी जब वो हमारे रूबरू होगा, हमसे मुकालमा कर रहा होगा।
आप ही ने बताया ना कि हमने उसे देखा नहीं है, महसूस किया है। हमारे चौकन्ना होते ही वो गायब हो जाता है। इस इब्तिदाई मरहले में हमने आपको सब कुछ बता देना ही मुनासिब समझा। हाँ अम्मी, शाजिया भी बोल पड़ी। हम नहीं चाहते कि कोई जिन हम पर आशिक हो जाए और हमारी हालत भी बिल्किस जैसी हो जाए। अम्मी ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। मुझे भी उस पर गुस्सा आया कि उसने तो नादिया से भी ज़्यादा गैर मोहतात बात कह दी। मैंने उसे ज़रा तेज़ निगाहों से देखा तो वो सटपटा गई। अम्मी, अब मैंने अम्मी को मुखातिब करते हुए कहा, अब बताइए आप इस सिलसिले में क्या करेंगी। अम्मी ज़रा देर तक खामोश रहकर सोचती रहीं, फिर बोली, सबसे पहले तो तुम्हारी दादी अम्मा का कोई मुनासिब बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना वो तो सचमुच आसमान सर पर उठा लेंगी। और अम्मी ने इस सिलसिले में बड़ी होशियारी का सबूत दिया। उन्हें हफ्ता 10 दिन के लिए उनकी बेटी यानी हमारी फूफी के घर भिजवा दिया। उसके बाद एक पहुंचे हुए बुजुर्ग से रुजू किया गया, मगर इससे पहले की रुदात भी सुनते चलिए। इस सारी कार्रवाई के दौरान चूंकि कई दिन लग गए थे, जबकि हमारे नादीदा आशिक साहब कुछ ज्यादा ही दीदा दलेर हो गए थे। देखो जी, नादिया ने उनसे कहा, हम इतने नादान भी नहीं कि तुम्हारी हेरा फेरी का मकसद न समझते हों, मगर हम तुम्हें आजमाए बगैर दोस्ती का हाथ तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाएंगे। अब तुम्हारी आजमाइश यह है कि तुम मुझे कितना कीमती तोहफा देते हो। तुम्हारी दोस्ती की गहराई का अंदाज़ा हम तुम्हारे तोहफे से लगाएंगे। थोड़ी देर में उस आशिक जिन ने नादिया को इंतहाई कीमती सोने के जेवरात का सेट बतौर तोहफा पेश किया, जिसमें कीमती हीरे जड़े हुए थे। शाजिया ने जिन से कहा, मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमारी दोस्ती पनप नहीं सकेगी। मेरे बाप एक इंतहाई दौलतमंद से मेरी शादी करवाने वाले हैं। ऐसी की तैसी इस दौलत पर जिन ने तैश में आकर कहा, मैं तुम्हारा ये कमरा सोने चांदी से भर देता हूँ, अपने पापा से कहो। हाँ हाँ, मैं समझ गई, ज़रूर कहूँगी, मगर पहले तुम अपनी ताकत तो दिखाओ। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ और सोने के जेवरात के ढेर लग गए थे। ठीक है, अब तुम्हारा केस पापा की अदालत में पेश किया जाएगा। मेरे पास वो आशिक ना मुराद आया तो मैं बोली, देखो जी, मुझे ना दौलत चाहिए ना दुनिया, क्योंकि मैं अब्दुल रहमान की हूँ और अब्दुल रहमान मेरा, वही मेरा सोना, वही मेरी दुनिया है। अरे अरे, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, उसने हैरत से कहा। फिर बोला, बताओ फिर तुम क्या चाहती हो। सच्ची बात है, मुझे उसका नाम कैसे मालूम हो सकता था, वो तो मैंने फिल्मी गाना यूं ही गा दिया था। उसके सवाल पर बोली, बस मैं ये चाहती हूं कि तुम इंसानी रूप में आकर मेरे साथ अपना निकाह पढ़वा लो। ये तो बहुत आसान काम है, जब बोलो निकाह पढ़वा लूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है कि मैं तुम्हें भी इमली के दरख्त पर रखूंगा। मंजूर? यह सब कुछ पहुंचे हुए बुजुर्ग के मशवरे पर मैंने जिनसे कहा था। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद निकाह की तकरीब इंतहाई सादगी के साथ हमारे घर पर मुनक्किद हुई। जिन एक नौजवान के रूप में दुल्हा बना मेरे पहलू में बैठा था। बुजुर्ग मोहतरम निकाहख्वां की हैसियत से कुरानी आयात की तिलावत कर रहे थे। उस दौरान एक बार बिजली सी चमकी थी और निगाहों के गिर्द अंधेरा छा गया था, और जब यह अंधेरा छटा तो मेरे पहलू में दुल्हे की हैसियत से बैठा हुआ जिन गायब था, अलबत्ता उसकी जगह से धुआं उठ रहा था। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नाजिया और शाजिया ने उस जिन से तहाइफ की सूरत में जो कुछ हासिल किया था, जिन के गायब होने के साथ ही वो सब भी उड़नछू हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।